तो चलिए पहली क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे कि कोई भी लड़का अगर ITI कर रहा है, ठीक है, कोई भी लड़का ITI कर रहा है तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्या कर रहे हो आप, ITI, ठीक है। तो ITI का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है कि पास हो जाते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ITI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ITI का जो फुल फॉर्म होता है आपका इंडस्ट्रियल, आज के बाद आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हो सकता है काफ़ी लोग इस चीज़ को जानते हो तो उन्हें रिवीजन हो जाएगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन जो नहीं जानते होंगे शायद उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ITI का फुल फॉर्म हो गया आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। तो ये आपका ITI का फुल फॉर्म है। दूसरी चीज आता है कि आपका बोर्ड कौन सा है, बोर्ड कि जो ITI का बोर्ड है वो क्या होता है। बोर्ड का मतलब है जैसे आप हाई स्कूल इंटर किए होंगे तो उसमें होता है ना कि कोई UP बोर्ड से पढ़ता है, कोई CBSE बोर्ड से पढ़ता है, कोई ICSE बोर्ड से पढ़ता है, तो क्या सब अलग अलग बोर्ड होते हैं। तो ज़्यादातर लोग UP बोर्ड के ही ITI में होते हैं, CBSE भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको हाई स्कूल इंटर का तो पता होता है हमारा बोर्ड क्या है, पर जब आप कोई फॉर्म भरने जाते हो तो वहाँ पे फिर क्या आता है, ITI की जब भरोगे, जब ITI की डिग्री लगाओगे, क्वालिफिकेशन में ITI लिखोगे तो उसके आगे बोर्ड पूछता है। तो कुछ लोग वहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि बोर्ड क्या है। तो आपको जो ITI का बोर्ड होता है वो होता है NCVT, और एक और होता है, दो बोर्ड होते हैं आपके SCVT। तो अब ये आपको अपने कॉलेज से पता करना पड़ेगा कि आप कौन से बोर्ड से कर रहे हो, ठीक है। बेस्ट होता है आपका NCVT, उसके बाद दूसरे नंबर पे SCVT है जो कि स्टेट लेवल पे है, और ये नेशनल लेवल पे होता है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका NCVT का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। SCVT का फुल फॉर्म होगा, स्टेट लेवल का है, यस से स्टेट हो जाएगा आपका स्टेट ऑफ, सॉरी, यस के बाद से है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये ITI का फुल फॉर्म हो गया, और ये आपका बोर्ड हो गया कि जो बोर्ड होता है क्या, तो NCVT और SCVT दो बोर्ड होते हैं। आपका कौन सा बोर्ड है आप अपने कॉलेज से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे ज़्यादातर जो होता है बोर्ड आपका NCVT वाले ही होते हैं, SCVT बहुत ही कम होते हैं। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग चीज़ें। अब हम क्या शुरू करने वाले, फिटर, ठीक है, क्योंकि हमारी फिटर की क्लास है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फिटर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा ना, क्योंकि आप फिटर हो तो फिटर क्या चीज़ होती है। आपने फिटर ट्रेड ले लिया तो आपको पता होना चाहिए कि फिटर ट्रेड का मतलब क्या है या फिटर क्या चीज़ होती है, ठीक है। पहला हमारा डिफिनेशन है फिटर किसे कहते हैं। तो फिटर क्या चीज़ है, तो यहाँ पे लिखा होगा, आप देख सकते हैं। फिटर का मतलब है जैसे आजकल औद्योगिक है, इंडस्ट्री में कई सारी मशीनें लगी होती है, ठीक है। आजकल जानते हैं सारी काम मशीनों से हो रहा है। तो इंडस्ट्री में कई सारी जब मशीनें लगी है तो मशीनें हमारे लगातार काम करती रहती है। जब मशीनें लगातार काम करेंगी, जब वर्किंग के कंडीशन में होंगी, तो जब मशीनें काम करेंगी तो उसके जो पार्ट्स होंगे, जो यंत्र होंगे, उनमें क्या घिसाव होगा, ठीक है, टूट फूट होगी, उनके पार्ट क्या आपस में घिसेंगे, मतलब वेयरिंग होगी, या तो कोई पार्ट किसी वजह से टूट भी सकता है। तो जब मशीन चलते चलते उनके पार्ट्सों में घिसाव होता है या टूट फूट होती है तो मशीन क्या होती है, बंद हो जाती है। मशीन क्या होती है, वो बंद हो जाती है। फिर मशीन को दोबारा चालू की स्थिति में लाने के लिए या वर्किंग के कंडीशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो पार्ट्स टूट गया हो या घिस गया हो उस पार्ट्स को हम चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो जो उस पार्ट्स को चेंज करता है, मशीन के पार्ट्स को चेंज करके नए पार्ट्स को लगाना और मशीन को पुनः वर्किंग के कंडीशन में ले आने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को क्या कहते हैं, फिटर कहते हैं, ठीक है। मशीन को दोबारा चालू कंडीशन में ले आने वाला व्यक्ति जो था वही क्या कहलाएगा, फिटर कहलाएगा, ठीक है। मतलब एक फिटर को वेल्डिंग, टर्निंग, ठीक है, जो भी प्रोसेस है, एक या सीट मेटल वाला काम हो या फोर्जिंग है, ये सभी एक फिटर को आना चाहिए, एक फिटर को
आना चाहिए, ठीक है। तो फिटर कोर्स में वही चीज़ें डाली गई है ताकि आप अच्छे से मशीनों को चलाना, लेथ मशीन हो गई, ड्रिल मशीन हो गई, फाइल कैसे चलाई जाती है, चीजल को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, नट बोल्ट या स्क्रू वगैरह कैसे यूज किया जाता है, तो उन सब के बारे में जो जानता है या उनके बारे में जो काम करता है वही क्या होता है, आपका फिटर होता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि फिटर का फुल फॉर्म, जो कि अभी मैं इस चीज़ एक डाउट आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ आप सामने देख रहे होंगे लिखा हुआ फुल फॉर्म ऑफ फिटर, तो दो चीज़ें हैं, दो फॉर्म आपको दिखेगा। एक तो ये है फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस, फिटर का फुल फॉर्म। एफ से फाउंडेशन, आई से इंडस्ट्रियल, टी से ट्रेनिंग, फिर टी से टेक्नोलॉजी, ठीक है, और रिसोर्सेज हो गया आपका। तो एक तो फुल फॉर्म ये आपको देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि ये फुल फॉर्म होता है। एक दूसरा फुल फॉर्म है फिटनेस, आई से इंटेलिजेंट, टी से टैलेंटेड, टी से टारगेट, ई से एफिशिएंट और आर से रेगुलरिटी, ठीक है। फिटनेस का क्या मतलब है, जो शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो या ठीक ठाक हो, मतलब शारीरिक रूप से, क्योंकि आप एक फिटर हो तो फिटर में आपको पाइप फिटिंग का काम करना है या वेल्डिंग करना है, मशीनें चलानी है, तो आप शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, सही होने चाहिए, तभी आप एक फिटर का काम कर सकते हो। इंटेलिजेंट मतलब मानसिक रूप से ठीक ठाक हो, ठीक है। टैलेंटेड जिसके अंदर कार्य सीखने की योग्यता है, कोई काम जल्दी सीख जाए। टारगेट जो किसी भी काम को दे दिया जाए तो उसको करने के लिए उसके अंदर से मतलब एक इच्छुक हो कि हाँ मैं इस काम को करना है या मैं इस काम को जल्दी करूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइम पास मार रहा है। इफिशिएंट मतलब कार्य करने में कुशल, जिसके अंदर दक्षता हो, थोड़ी क्षमता हो कि देर तक वो काम कर सकता है। रेगुलरिटी का मतलब है नियमता, रेगुलरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पता चला आज काम पे गए 2 दिन फिर नहीं गए, फिर तीसरे दिन गए फिर 2 दिन गैप मार दें, मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। तो ये फुल फॉर्म आपके दो दिख रहे होंगे, एक ऊपर दिख रहा है फिटर का फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, और दूसरा आपको दिख रहा है कि फुल फॉर्म एफ से फिटनेस, आई से इंटेलिजेंट, टी से टैलेंटेड, टी से टारगेट, ई से एफिशिएंट और आर से रेगुलरिटी। तो लोग ज़्यादातर कहीं भी आप होगे ना, अगर 2-4 लोगों के ग्रुप में बैठे हुए आप भी अपने साथ में या किसी के दोस्त हो, कोई भी हो साथ में, तो लोग अक्सर एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, आप कहाँ से ITI कर रहे हो, तो ITI का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, चलो यहाँ तक तो ठीक है। तो कौन सी ट्रेड है, फिटर है, तो तुरंत पूछेंगे फिटर का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर बड़े खुश होते हैं कि मैंने इससे पूछ दिया, और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है। तो दरअसल फिटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ये लोगों ने अपने मन से अपनी क्या कहते हैं आत्मा की शांति के लिए बना रखा है, ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं, ठीक है। अगर होता तो आपने आज तक देखा कभी भी किसी सिलेबस में कोई भी फिटर की बुक आप उठा लीजिए जहाँ पे दे रखा हो नहीं फिटर का ये फुल फॉर्म होता है या ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मैंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया, देखा कि ना ही DGT के सिलेबस में है, ना ही किसी बुक में है, ये फुल फॉर्म कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, लेकिन लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाता है। तो इसका मतलब जो चीज़ है ज़बरदस्ती बनाई गई है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने आज आपको बताया कि आज आप ये चीज़ क्लियर कर लो कि आपके ना ही कहीं कभी क्वेश्चन में आज तक पूछा गया, ना ही आपके सिलेबस में इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा पहला चैप्टर है। आप फिटर के बारे में जान गए, फिटर क्या चीज़ होता है। अब हम देखेंगे सेफ्टी सिंबल्स के बारे में, ठीक है, कि सेफ्टी सिंबल्स क्या होते हैं। सेफ्टी सिंबल मतलब सुरक्षा संकेत, जो हमें सुरक्षा के संकेत होता है, कोई भी चीज़ से सुरक्षा के लिए या कुछ कामों के लिए संकेत यूज किए जाते हैं, सिंबल यूज किए जाते हैं। तो सिंबल क्या होते हैं, तो हमारे जो सेफ्टी सिंबल्स होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका निषेधात्मक संकेत, जिसे प्रोहिबिशन सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन। सिंबल, ठीक है। दूसरा होता है आपका अनिवार्य संकेत, जिसे मैंडेटरी बोलते हैं। अभी हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंडेटरी सिंबल, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपके रेलवे वगैरह में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है चेतावनी संकेत, ठीक है, वार्निंग सिंबल, वार्निंग सिंबल। और लास्ट है आपका सूचनात्मक संकेत, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन और सिंबल हो जाएगा। तो ये 4 टाइप के आपके सिंबल है। प्रोहिबिशन, जिसे निषेधात्मक बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि जिस काम को करने के लिए मना किया जाए। जहाँ पे प्रोहिबिशन सिंबल होता है या निषेधात्मक संकेत होता है, इसका मतलब होता है कि हमें ये काम को नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी सिंबल। इसका मतलब है जहाँ पे ये सिंबल आपको दिखाई देगा वो कार्य आपको करना अनिवार्य है। इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं करना है, और इसका मतलब है वो आपको काम करना ही है, ठीक है। तो ये अनिवार्य है, आपको करना ही है। जैसे होता है ना कि आपको हाई स्कूल में है तो 50 में 17 नंबर लाना अनिवार्य है,
उसमें आपका थोड़ा बहुत नहीं चलेगा, 17 में 16 नहीं चलेगा, 17 नंबर लाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। वही चीज़ ये भी है कि ये काम करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपका चेतावनी संकेत, जिसे वार्निंग सिंबल कहते हैं, या आपको वार्निंग देगा, ठीक है। जैसे बैटरी होती है आपकी, जब डिस्चार्ज होती है लिखता है ना कि 17% या 2% हो गया आपकी बंद होने वाली, तो आपको वार्निंग देता है कि अब आप चार्ज में लगा लीजिए, नहीं आपका फ़ोन क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो उसी टाइप से वार्निंग सिंबल होते हैं जो आपको वार्निंग देते हैं कि नहीं यहाँ पे मत जाइए, खतरा है, या आगे जा रहे हैं तो बच के रहिए या सावधान रहिए, सिर्फ आपको वार्निंग देगा। लास्ट है आपका सूचनात्मक संकेत, इन्फॉर्मेशन, जो ऐसा सिंबल जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आगे अस्पताल है, आपको यहाँ से दाएं मुड़ जाना है, तो इस टाइप की सिंबल को क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, कि जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, ठीक है। तो ये किस टाइप के होते हैं, चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। और इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके ITI में भी आते हैं, खास करके रिले वगैरह के जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें इनसे क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। इस सिंबल से 4 टाइप के सिंबल हैं, इनमें से कोई नहीं कोई एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोई, जैसे प्रोहिबिशन सिंबल है, निषेधात्मक संकेत है, तो इसमें ये चीज़ पूछता है कि जो निषेधात्मक संकेत होते हैं वो किस आकार में होते हैं। सबसे पहले तो हमें शेप पता होना चाहिए। शेप मतलब आकार, कि इनका आकार कैसा होता है, ठीक है। तो आप फिगर में देख रहे होंगे जो हमारे निषेधात्मक संकेत होते हैं वह गोल आकार में होते हैं, वृत्त के आकार में। वो किस आकार में दिखाए जाते हैं, आकार जो होता है उनका वृत्त का आकार होता है, वृत्त या गोल कह लीजिए, ठीक है। दूसरा कलर की बात आती है, तो इनका जो बॉर्डर होता है वह रेड कलर का होता है, और एक क्रॉस बार लगी होती है। जहाँ भी आपका निषेधात्मक संकेत होगा तो वह क्या होगा, एक गोला होगा, उसका जो बॉर्डर होगा वह रेड कलर का होगा। आपको दिख रहा होगा ये बॉर्डर कैसा है, रेड कलर का है, और इसमें एक क्रॉस बार होता है, क्रॉस कर दिया जाता है कि यह काम नहीं करना है, काट दिया जाता है, ठीक है। तो हम और बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड, ये भी चीज़ पूछा जाता है कि इसके बैकग्राउंड में कैसा कलर होता है। तो आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड मतलब पीछे कैसा कलर है, सफ़ेद है, वाइट या सफ़ेद कह लीजिए, ठीक है। और इस पर जो फिगर बनाया जाता है या जो सिंबल बनाया जाता है वो ब्लैक कलर से बनाया जाता है। तो 4 चीज़ें होगी, आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो हमारे निषेधात्मक संकेत होते हैं, प्रोहिबिशन सिंबल होते हैं, उसमें जो हमारा आकार होता है वह गोलाकार होता है, वृत्त के आकार का होता है। उसके जो बॉर्डर होते हैं वह रेड कलर से दिखाए जाते हैं। बॉर्डर कौन से कलर से होगा, रेड कलर से, और उसमें एक क्रॉस बार होता है। उसमें जो बैकग्राउंड होता है वह सफ़ेद, देख रहे हैं सफ़ेद है बैकग्राउंड ना, बैकग्राउंड किस कलर में होगा, सफ़ेद कलर में होगा, और उस पर जो आकृति बनाई जाएगी वो ब्लैक कलर, ठीक है, वो ब्लैक आकृति बनाई जाएगी, काले रंग से बनाई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ सिंबल दिखाया गया, जैसे नो एडमिटेंस, मतलब यहाँ पे प्रवेश वर्जित है, आपको अंदर जाना मना, यहाँ क्रॉस कर दिया गया है। आगे दिखा रहा है माचिस जला हुआ है, यहाँ पे सिगरेट है, ठीक है। नो स्मोकिंग मतलब क्या हो गया, क्रॉस कर दिया, इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे स्मोक करना मना, निषेधात्मक कार्य है, ये काम आपको यहाँ नहीं करना है। नो डर्टी क्लॉथ मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं। तो इस तरह से आपका क्या होता है, प्रोहिबिशन सिंबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैंडेटरी। मैंडेटरी में बात होगी, इसमें भी अब बात हुई है कि इसका शेप कैसा होता है। इसका भी शेप वृत्त के आकार का या गोल होता है। आपका प्रोहिबिशन या निषेधात्मक वाले का भी कैसा आकार था, वृत्त के आकार का था। इसकी भी आकृति कैसे होगी, वृत्त के आकार की होगी, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लू कलर का होता है, नीला, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, नीला होता है, और इस पर जो आकृति बनाई जाती है वो सफ़ेद कलर से बनाई जाती है। जबकि उसमें क्या था, बैकग्राउंड आपका सफ़ेद था, और जो आकृति बनाई जाती है वो काली कलर से बनाई जाती है, ब्लैक कलर से बनाई जाती है। जबकि इसमें बैकग्राउंड आपका नीला होता है और जो आकृति बनाई जाती है वह सफ़ेद कलर से बनाई जाती है। तो यही आपका क्वेश्चन में पूछता भी है कि आपका जो मैंडेटरी सिंबल है उसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है। तो आपको पता होगा मैंडेटरी सिंबल का बैकग्राउंड कैसा है, नीला कलर है। या पूछ लेगा प्रोहिबिशन जो आपका सिंबल है उसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है, तो उसका बैकग्राउंड सफ़ेद कलर का होता है। उसका बॉर्डर किस कलर का होता है, तो उसका बैकग्राउंड लाल कलर का होता है, सॉरी बॉर्डर। तो आपको यही चीज़ें ध्यान रखने की, कौन सी चीज़ किस कलर की है और किस कलर आकृति की किस कलर से बनाई जा रही है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, वृत्त के आकार का होता है, बैकग्राउंड नीला होता है, और जो आकृति बनाई जाती है वह सफ़ेद कलर से बनाई जाती है। 3 चीज़ें हैं इसमें।
ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया है कीप क्लियर, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे डिस्टेंस बना के रखनी है, कोई भी जहाँ पे मशीनें चल रही होती है वहाँ पे लिखा होता है, इसका मतलब है कीप क्लियर, मतलब आप वहाँ से उचित दूरी बनाए रखें। ठीक है, आगे है हेड प्रोटेक्शन मस्ट बी वार्न, ये आपको वार्न कह रहा है, अनिवार्य, मैंने बताया नहीं अनिवार्य संकेत आपको करना ही है, मतलब जिस जगह पे आप जा रहे हो अगर ये सिंबल बना हुआ है इसका मतलब वहाँ पे आपको हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप किसके लिए, हेड के प्रोटेक्शन के लिए। उसके आगे वियर ग्लव्स, मतलब जहाँ पे ये सिंबल बना होगा इसका मतलब वहाँ पे आपको ग्लव पहनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब वेल्डिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे ऐसे सिंबल बने होते हैं कि आपको ग्लव पहनना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला होगा हमारा वार्निंग सिंबल। वार्निंग सिंबल की बात करें, अब इसकी आकृति, तो इसकी आकृति देख रहे होंगे आप, त्रिभुज के आकार की है। कैसी आकृति है, त्रिभुज के आकार की। तो इसका जो आकार होगा आपको ध्यान रखना है, प्रोहिबिशन और मैंडेटरी उन दोनों का आकार तो गोल था, लेकिन आकृति इसकी आकार कैसी है, तो इसकी त्रिभुज के आकार की। इसका आकार जो होता है त्रिभुज का आकार होता है। आपके एग्जाम में यही चीज़ पूछता है, या तो आकार पूछ लेगा या फिर उसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है या किस कलर की आकृति से बनाया जाता है। ज़्यादातर आकार या बैकग्राउंड किस कलर का होता है, दो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि किस आकार में है या उसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है। तो ये दोनों बहुत से ज़्यादा जरूरी आपको याद रखना है। चलिए इसकी बात करते हैं, तो मैंडेटरी में क्या हो गया, इसके आकार कैसा है, तो ये त्रिभुज के आकार का। इसकी बैकग्राउंड कैसा है, तो आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, बैकग्राउंड में येलो कलर है, येलो मतलब पीला, बैकग्राउंड में येलो कलर है मतलब पीला कलर है। ठीक है, और इस पे जो आकृति बनाई जाती है, जो बैकग्राउंड वाले कलर पे आकृति बनाई जाती है वह ब्लैक कलर से बनाई जाती है। देख रहे होंगे सारे जो आकृति बनाई गई है वो किस कलर से है, काले कलर से बनाई गई है, ब्लैक कलर से बनाई गई है। तो इसमें भी आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, किस आकृति में है हमारा वार्निंग सिंबल, तो वह है त्रिभुज की आकृति में। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, येलो कलर है, कौन सी आकृति से, कौन से कलर के से आकृति बनाई जा रही है, ब्लैक कलर से आकृति बनाई जा रही है। ठीक है, ये तीन चीज़ें होगी। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, डेंजर हाई वोल्टेज, मतलब पहला आपको बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, या बिजली की जगहों पे आप देखेंगे जहाँ पे बिजली के बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं, जहाँ पे 11,000 वोल्टेज वाली लाइनें जाती हैं, वहाँ पे उस पर ऐसे क्या होता है, एक प्लेट टंगी होती है जिसपे ऐसे सिंबल बना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाले जगहों पे लगा होता है डेंजर हाई वोल्टेज, मतलब यहाँ से हाई वोल्टेज जा रही है, आपको वार्निंग दिया जा रहा है, ठीक है आप यहाँ से बच के जाइए, यहाँ पे हाई वोल्टेज जा रही है। इसके आगे डेंजर माइंड योर हेड, कि आपको जहाँ पे सक्रिय जगह हो, जहाँ पे हाइट कम हो, तो आपको बताया जाता है कि आपको हेड के लिए, यहाँ पे सर के लिए डेंजर है, आप संभल के झुक के जाइए। ठीक है, उसके आगे है डेंजर फोर्क लिफ्ट इन ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए फोर्क लिफ्ट बनाया गया है इस फिगर के अंदर, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है फोर्क लिफ्ट को चलाना या फोर्क लिफ्ट से ऑपरेशन करना आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, वार्निंग दिया जा रहा है कि उससे काम करने से आपको खतरा हो सकता है। तो ये आपके वार्निंग सिंबल्स हो गए। इसके बाद लास्ट चलेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन। इसका लास्ट क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन सिंबल। तो इंफॉर्मेशन में क्या होता है, सूचनात्मक। इसमें क्या होता है, आप फिगर अभी नीचे हो गया, आपको अभी दिखेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इसका जो शेप या आकार होगा इंफॉर्मेशन वाला का, वो वर्गाकार होता है। कौन सा आकार होता है, फिगर आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं इसमें जो आकृति बनी हुई किसमें है, वर्गाकार। पहला जो था प्रोहिबिशन, वो वृत्त या गोलाकार आकृति का था। मैंडेटरी वाला भी वृत्त या गोलाकार आकृति का था। जो आपका वार्निंग सिंबल थे वो त्रिभुज की आकृति में बनाए जा रहे थे, जबकि जो इंफॉर्मेशन सिंबल्स है यह वर्गाकार आकृति में बनाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पूरी पता होनी चाहिए, सॉरी। तो इसका आकार कैसा है, वर्गाकार। ठीक है, आकार वर्गाकार हो गया। बैकग्राउंड किस कलर का है, तो आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड सब में कैसा दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, मतलब हरा कलर है। बैकग्राउंड आपका कैसा हो गया, हरा कलर हो गया। तो आपको इसमें दो चीजें हो गई कि इसकी शेप किस आकृति की है, हमारा इंफॉर्मेशन जो सूचना देता है, तो इंफॉर्मेशन सिंबल्स का जो आकृति होती है वो वर्गाकार होती है। बैकग्राउंड कैसा होता है, हरा होता है। और जो इस पे आकृति बनाई जाती है, जो सिंबल बनाए जाते हैं वो सफ़ेद रंग से बनाए होते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस बना हुआ कौन से कलर से, सफ़ेद रंग से। टेलीफोन का सिंबल कौन से कलर से, सफ़ेद रंग से। एरो का सिंबल सफ़ेद रंग से। तीन चीज़ें यहाँ भी आपको नोट करनी है, आकृति कैसा है, वर्गाकार है, बैकग्राउंड कैसा है, हरा कलर का है, और जो आकृति बनाई जा रही है वह किस कलर से बनाई जा रही है, तो जो आकृति बनाई जा रही है वह सफ़ेद कलर से बनाई जा रही है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो गई। और इन्फॉर्मेशन में एक और होता है, कुछ में क्या होगा कि जो उसके बैकग्राउंड होंगी वो सफ़ेद वाली होंगी। जैसे इसमें बैकग्राउंड हरा कलर का है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन सिंबल में हम बैकग्राउंड जो था सफ़ेद कलर का यूज करते हैं, तो उसमें जो फिगर बनाते हैं रहेगा वर्गाकार ही।
वर्गाकार आकृति चेंज नहीं होगी, आकृति वर्गाकार ही रहेगी। कुछ में जो बैकग्राउंड होता है हम सफ़ेद कलर कर देते हैं, जब बैकग्राउंड को सफ़ेद कलर करते हैं तो जो उस पर आकृति बनाई जाती है वो रेड कलर से बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, शेप का आकार, जब बैकग्राउंड हरा है तो आकृति बनाई जाएगी किससे, बनाई जाएगी सफ़ेद से, ठीक है, सिर्फ वर्गाकार ही रहेगा। लेकिन अगर बैकग्राउंड को हम हरा की जगह क्या कर लें, इंफॉर्मेशन वाले में सिर्फ ऐसा होता है, बैकग्राउंड की अगर हम हरा की जगह सफ़ेद यूज कर लें, बैकग्राउंड को क्या कर दें, सफ़ेद कर दें, तब जो आकृति बनाई जाएगी वह बनाई जाएगी रेड कलर से, मतलब लाल कलर से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों होता है। यहाँ पे मैंने आपको ग्रीन वाला दिखाया, अगर ये हमने बैकग्राउंड सफ़ेद यूज किया होता तो इस पर लाल कलर से आकृति बनाई जाती। तो ये आपके चारों सिंबल्स हो गए, चारों के मेन आपको आकृति ध्यान में रखना था, आकृति कैसी रहेगी तो मैंने बताया, और बाकी कौन से कलर का बैकग्राउंड यूज किया जा रहा है और किस कलर की आकृति से उसे बनाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो सेफ्टी सिंबल था ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे इसमें फायर की, आग की, कि आग क्या होता है और आग से सुरक्षा कैसे की जाती है, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर क्या है, सेफ्टी से रिलेटेड है। तब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फायर के बारे में, आग के बारे में। देखिए आग लाल टाइप की जलती है, मैंने रेड कलर से लिख दिया आग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आग की बात करते हैं कि आग या फायर क्या चीज़ होती है। तो आप जानते हैं कि आग या फायर कैसे बनेगी, ठीक है, आग या फायर कैसे बनेगी। तो उसके लिए हमें कम से कम वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपलब्ध होता है, ऑक्सीजन चाहिए होगा, प्लस ईंधन चाहिए होगा। ईंधन मतलब फ्यूल, जिस चीज़ को जलाना है, ईंधन, फ्यूल, प्लस ऑक्सीजन हो गया, ईंधन हो गया, फ्यूल, जिस चीज़ को जलाना है उसके साथ ऑक्सीजन मिल गया। अब ये जलेगा कैसे, जिसके लिए हमें एक टेम्परेचर चाहिए होगा, एक ताप चाहिए होगा, जिसके द्वारा हम गर्म करके इसके इग्निशन पॉइंट तक इसको पहुंचाएंगे। मतलब तीसरी चीज़ क्या होगी हमारी, ताप हो गई। क्या हो गई, ताप हो गई, क्योंकि हर एक ईंधन का इग्निशन पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे कोई 2 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, कोई 3 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, तो सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो वही है कि मतलब ईंधन को जलाने के लिए हमें अलग अलग सबका टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये बात होगी कि आग कैसे बनेगी, तो आग बनने के लिए हमें कम से कम 3 चीज़ें चाहिए होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास नहीं है तो कभी भी आग नहीं बन सकती, ठीक है। आपके सामने ऑक्सीजन, जैसे मैं आपको ईंधन दे दूँ, ताप दे दूँ, जैसे आपने देखा होगा पहले भी कुछ लोग करते थे, दिया जला लो और उसके ऊपर क्या करते थे, किसी चीज़ से ढक दो, तो ढकते दिया क्या होती, बुझ जाती थी, ठीक है। क्यों बुझ जाती थी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता था। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह जलेगा नहीं। तो इसका मतलब ईंधन और ताप अगर आप सिर्फ ले लो तो भी आपकी आग नहीं जल सकती, वो तुरंत बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आग के जलने के लिए, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको ऑक्सीजन और ईंधन दे दूँ, ताप नहीं दूँ, तो क्या ऑक्सीजन ईंधन रख के क्या करेगा, जब तक वो गर्म नहीं होगा तब तक वो जलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब काम नहीं हो सकता। अतः आग को बनाने के लिए हमारा इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन प्लस ईंधन प्लस ताप। जब ये तीनों चीज़ें उपस्थित होगी वहीं पे आग लग सकती है। इनमें से अगर एक भी अनुपस्थित है तो आग वहाँ पे नहीं लगेगी। तो ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आते हैं कई बार कि आग लगने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, या कभी कभी क्वेश्चन में से पूछ लेता है कि ऑक्सीजन ईंधन के साथ आग लगने के लिए क्या अनिवार्य होता है। फिर नीचे आपको ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें क्या आपको ढूंढना पड़ेगा, ताप को, टेम्परेचर को। तो ये हमारी आग की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारी आग कितनी टाइप की होती है। ये तो हम समझ गए कि आग कैसे लग रही है, आग कैसे लग रही है हमें पता चल गया। अब हमें देखेंगे कि आग को बुझाएंगे कैसे, ठीक है, या फिर आग को कितने श्रेणियों में बांटा गया, दोनों चीज़ें देखेंगे। तो आगे बात आएगी आग की श्रेणियाँ। बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे बताना वाला हूँ। आज के बाद ये वाला टॉपिक जो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आग क्या थी तो आपको समझ में आ गया। अब आग की श्रेणियाँ कितने टाइप की है, ठीक है, ये भी आज आपके यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी आग के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। एग्जाम में काफ़ी आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में तो कई बार इससे क्वेश्चन फिक्स होते हैं। इन दोनों टॉपिक से जो मैंने आपको बताया, पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज के बाद आप इनमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे, यहाँ से बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो आपकी आग की श्रेणियाँ है, टाइप्स ऑफ फायर है, आग की श्रेणियाँ वो 4 टाइप की है, ठीक है। श्रेणी ए, क्लास ए बोल लीजिए या श्रेणी ए बोल लीजिए, श्रेणी ए बोला जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं कार्बोनेशियस आग। क्या बोला जाता है, कार्बोनेशियस आग।
श्रेणी ए का मतलब है क्लास ए, ठीक है, क्लास ए बोलिए या श्रेणी ए बोलिए, एक ही बात है। कार्बोनेशियस आग होता है, ठीक है। कार्बोनेशियस आग किसे बोलते हैं, श्रेणी या कार्बोनेशियस आग? जब आग हमारा किस में लगे, लकड़ी में लगे, कागज में लगे या कपड़े में लगे, ठीक है। इन सब चीज़ों में जब हमारी आग लगती है, लकड़ी में, कागज में, कपड़ा में, तो उसे श्रेणी ए में रखा गया। अगर लकड़ी, कागज, कपड़ा में आग लगी हुई है तो उसे रखा गया किसमें, श्रेणी ए में, या बोल लीजिए क्लास ए। क्या बोल सकते हैं, क्लास ए, ठीक है। मतलब क्लास ए को क्या बोला जाता है, कार्बोनेशियस आग बोला जाता है। इसे एक दूसरा और भी नाम है कार्बोनेशियस आग, ठीक है। अब बात होगी इन्हें बुझाने की, तो बुझाने की बात अभी बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी आग है, ठीक है। क्लास बी की बात करें, क्लास बी मतलब क्या, श्रेणी बी, श्रेणी बी यह होता है आपका तैलीय आग, तेली कह लीजिए, तेल वाला, तेली आग मतलब आपका गैसोलीन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ठीक है, केरोसिन बोलते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी चीज़ें हैं आपकी, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती है उनमें जो आग लगती है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इनमें जो आग लगती है इसे श्रेणी बी में रखा गया कि अगर किसी लिक्विड में आग लग रही है तो किसके अंतर्गत आएगा, क्लास बी के अंतर्गत आएगा, श्रेणी बी के अंतर्गत आएगा। इसे तेली आग बोलते हैं क्योंकि तेल टाइप के हैं सब ना, तेल टाइप के हैं, मतलब लिक्विड टाइप के, तो तेली आग बोल दिया जाता है, ठीक है। सी, क्लास सी में जो होगा हमारा उसे बोला जाता है गैसीय आग, गैसीय आग, ठीक है। थोड़ी राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। क्लास सी है, श्रेणी सी, ठीक है, इसे श्रेणी सी बोलते हैं या क्लास सी बोलते हैं। इसके अंदर किसको रखा गया है, गैसीय आग को रखा गया है। यहाँ से इस चीज़ को आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, सिर्फ ऐसे देखना नहीं है आपको, इस चीज़ को आप एक जगह कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। आगे आपका क्लास सी, श्रेणी सी, जिसे गैसीय आग बोलते हैं। गैसीय आग मतलब क्या, जो गैसों में आग लगे, गैस से जलने वाली आग, जो आपके घरों में गैस से जलती है या कोई भी गैस है, ऑक्सीजन या वेल्डिंग वाली जो गैस है, जिससे भी गैस से जलने वाली आग, इसको श्रेणी सी में रखा गया है। इसको किस में रखा गया है, श्रेणी सी में रखा गया है। अभी हम इसकी बात करेंगे बुझाने के लिए कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किसके लिए यूज किया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं किसको किस में रखा गया है। इसके आगे लास्ट है आपका श्रेणी डी या क्लास डी कह लीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसे श्रेणी डी या श्रेणी ई भी बोलते हैं। कब किसका यूज करेंगे मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्लास डी या क्लास ई बोल लीजिए, श्रेणी डी या श्रेणी ई बोल लीजिए। इसे कब ये किस में लगती है, इलेक्ट्रिकल के द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा जो आग लगती है, इलेक्ट्रिक आग, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा लगने वाली आग, या विद्युत द्वारा लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं विद्युतीय आग, विद्युतीय आग मतलब विद्युत के द्वारा जो आग लगेगी, विद्युत द्वारा लगने वाली आग, ठीक है। इस तरह से हमने आग को 4 श्रेणियों में बांट दिया, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी, या क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी कह लीजिए। तो श्रेणी ए में किसको रखा गया, लकड़ी, कागज, कपड़ा में जो आग लग रही थी उसे हमने श्रेणी ए में रखा। लकड़ी, कागज और कपड़ा में लगने वाली आग को हमने श्रेणी ए में रखा, जिसे हम कार्बोनेशियस आग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनेशियस आग। दूसरी चीज आती है श्रेणी बी, मतलब गैसोलीन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, जो भी लिक्विड फॉर्म में है, जो भी ईंधन हमारे लिक्विड फॉर्म में है, अगर उसमें आग लगती है तो हमने उसे किस में रख दिया, श्रेणी बी में रख दिया। इससे तेली आग कहा गया। उनके नाम से पता चल जा रहा है, कुछ स्पेशली रटने की जरूरत है नहीं, तेल में आग लगी है तो तेली आग, ठीक है। उसके आगे आते हैं श्रेणी सी, तो जो गैस के द्वारा आग लग रही थी हमारी, ठीक है, इन अलग गैस की बात हो रही है, ठीक है, तो गैस के द्वारा जो आग लगेगी तो गैसीय आग हो जाएगा आपका। और लास्ट है विद्युत के द्वारा लगने वाले, क्योंकि आप देखते होंगे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कई बार देखे होंगे आप, विद्युत के द्वारा आग लग जाता है, तार वगैरह कभी कभी टूट जाता है तो उसके द्वारा घरों में आग लग गई, या शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहाँ पे भी आग लग जाती है, तो उन्हें हमने श्रेणी डी या श्रेणी ई में रखा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ
कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, क्वेश्चन में पूछ दे दिया हो कि विद्युत के द्वारा लगने वाली आग कौन सी श्रेणी में रखा गया है, और अगर ऑप्शन में श्रेणी ई है, ठीक है, ऑप्शन में क्या है श्रेणी ई है, उसके साथ डी ए भी कुछ भी हो, अगर ऑप्शन में श्रेणी ई है तो सबसे पहले आप किसको टिक करेंगे, श्रेणी ई को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में श्रेणी ई नहीं दिया हुआ है, क्लास ई नहीं दिया हुआ है, तब आप क्लास डी को सही करेंगे। विद्युत द्वारा लगने वाली आग के लिए अगर ऑप्शन में आपको सबसे पहले किसको ढूंढना है, श्रेणी ई को ढूंढना है। अगर ऑप्शन में श्रेणी ई नहीं है तब आप श्रेणी डी को टिक करेंगे। ये दोनों में आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी होता है कि ऑप्शन में ई होता ही नहीं है, तब आपको किसको सही करना पड़ेगा, डी को सही करना पड़ेगा। और अगर उसके साथ में ई भी अवेलेबल है तो आपको पहले किसको प्रेफरेंस देना है, ई को देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था, आपको दोनों को ध्यान रखना है इस बात को। तो ये हमारे टॉपिक हो गए। अब हम बात करेंगे श्रेणी ए को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसके लिए लकड़ी कागज कपड़ा है नॉर्मल, तो इसके लिए हम शीतल जल का बौछार वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। कौन सा, शीतल जल का बौछार, मतलब नॉर्मल, ठीक है, शीतल जल या नॉर्मल जल का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं इनको बुझाने के लिए श्रेणी ए की आग को। श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। कौन सा, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, जिसे बोलते हैं झाग वाले यंत्र, झाग वाले यंत्र। तेली आग को बुझाने के लिए फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक, जिसे हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक, जिसे झाग वाले यंत्र हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। श्रेणी सी है गैसीय आग, गैस से जलने वाली जो आग है, इन्हें बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर या फायर एक्सटिंग्विशर कह लीजिए, एक ही बात है, फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर मतलब शुष्क चूड़ वाले यंत्र। ड्राई मतलब सूखा, पाउडर का मतलब चूड़, शुष्क चूड़ वाले यंत्र गैसीय आग को बुझाने के लिए। लास्ट है आपका श्रेणी जी मतलब विद्युतीय आग, इसको बुझाने के लिए यूज किया जाता है, सबसे फेमस नाम है CTC, या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है हैलोन एक्सटिंग्विशर। दोनों नाम एक ही है, हैलोन एक्सटिंग्विशर, ठीक है। CTC का मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, जिसे CCl4 से दिखाया जाता है, CCl4। ये चीज हो गई आपकी। विद्युतीय आग को बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे CCl4 से दिखाते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है हैलोन एक्सटिंग्विशर। तो हैलोन एक्सटिंग्विशर दे चाहे CTC एक्सटिंग्विशर दे, दोनों एक ही बात है। किसको बुझाने के लिए, श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछ देता है, या तो पूछ लेगा कि विद्युत में लगी आग कौन सी श्रेणी में आता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। इसीलिए मैंने इन तीनों चीज़ों को यहीं पर इकट्ठा कर दिया, ठीक है। पूछ लेगा गैस में लगने वाली आग कौन सी श्रेणी में आती है, तो आप बता लोगे श्रेणी बी में आती है। या फिर पूछ ले जो श्रेणी बी में आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, आप तुरंत बताओगे फोम टाइप वाला एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया, इससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो पहला चैप्टर आज जो था आपका, यहीं पे आपका क्या होता है, समाप्त होता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आएगा।